गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए कंपनी को इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है प्रमोशन। ये सब टॉपिक हमने 11th में भी डिस्कस कर रखे हैं बिजनेस स्टडीज में। प्रमोशन स्टेज फर्स्ट स्टेज है ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, कुछ लोग, ठीक है, या एक व्यक्ति एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। जब कुछ लोगों के दिमाग में या किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ करने का एक एंथुजाज्म आता है कंपनी के रूप में बिजनेस करने का, ठीक है, उसे हम उस आइडिया को, उस थिंकिंग को हम प्रमोशन स्टेज कहते हैं। और जिन लोगों के दिमाग में ये आइडियाज आते हैं, दीज पर्सन्स आर कॉल्ड प्रमोटर्स। सेकेंड स्टेज है हमारी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब जो आइडियाज प्रमोटर्स के दिमाग में आया, उन आइडियाज को लेकर वो पेपर वर्क तैयार करेंगे और कंपनी का नाम रखेंगे। फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाया जाता है, उस स्टेज का नाम है इनकॉर्पोरेशन। A company is incorporated यानी registered following the procedure prescribed in the Companies Act 2013। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। वो प्रोसीजर क्या है? ये सारा प्रोसीजर हमने क्लास 11th में पढ़ा था बेटा। The promoters after getting the name of the proposed company यानी जो कंपनी वो रखना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। नाम रजिस्टर होने के बाद अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ये नाम सबसे पहले, क्योंकि वो नाम कैसा होना चाहिए ये सारा हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले नाम अप्रूव होने के बाद फिर सबमिट कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उनमें डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे क्लास 11th में। कंपनी की बाहरी लोगों के साथ क्या नियमावली है, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उसके जो नियम बनाए हैं, उसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कौन लोग इस कंपनी के पहले डायरेक्टर बनेंगे, उनकी डिटेल, नाम, एड्रेस, वो सब चीजें। एंड डिक्लेरेशन, और लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। मतलब जो जो चीजें मांगी गई थी, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए गए हैं। तो सबसे पहली स्टेज थी प्रमोशन स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है हमारी? इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो भी तरीका, प्रोसीजर, वो तो 11th में था। यहाँ आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज किया गया है आपके साथ। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देयर आफ्टर, जब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स से सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद वो उस कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद, कि सारी चीजें पूरी हो गई हैं, तब वो सर्टिफिकेट इशू करता है। द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही कंपनी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस बन जाती है, यानी कंपनी बॉर्न हो जाती है, पैदा हो जाती है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ठीक है। तो कब कंपनी बॉर्न होती है? आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हमारी दोनों स्टेजेस हो गई, ठीक है। थर्ड स्टेज है हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है? अभी आप लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, बट अ पब्लिक कंपनी कैन इशू। एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। इट मीन्स ये जो आपका पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, ये पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है।
अ कंपनी हैज़ टू obtain commencement of business certificate. अब कंपनी जो होती है उसे ये वाला सर्टिफिकेट, बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट पाना है विद इन 180 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी सेकेंड स्टेज के रजिस्ट्रेशन होने के 180 दिन के अंदर अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए. A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of the shares agreed to be taken by him. अब ये सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी को तभी मिलेगा जब उसकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी पूंजी आ जाती है, जो शेयर्स उसने पब्लिक को इश्यू करे हैं उसके आने के बाद. अब इस ईयर में 12th में आपकी डिटेल नहीं है, बस 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो 1 मार्क के हिसाब से आपको ये ध्यान रखनी है चीजें, कितनी स्टेजेस हैं, इस स्टेज में क्या होता है, उसमें क्या होता है, डिटेल आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा. फिर आता है व्हाट इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए ऐसे वर्बली तो करती नहीं है, इसके लिए कुछ सर्कुलर निकाले जाते हैं, कुछ नोटिस निकाले जाते हैं. तो जो सर्कुलर और नोटिस है, तो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस की क्या है. प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ये प्रोस्पेक्टस कोई भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है. बेसिकली प्रोस्पेक्टस का मतलब आप समझिए कि सपोज करो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सीधा एडमिशन थोड़ी ना लेंगे, आप पहले ढूंढेंगे, उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखेंगे. वो प्रोस्पेक्टस उस कॉलेज की पिछली सारी डिटेल बताता है, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने टीचर हैं, क्या फैकल्टी है, क्या नहीं है, सारी डिटेल बताता है. ऐसे ही कोई कंपनी जब पब्लिक से पैसा मांगती है शेयर इशू करके, तो वो उस डॉक्यूमेंट में डिटेल बताएगी कंपनी की, ठीक है. तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है. जैसे रेड हेयरिंग जब कंपनी फर्स्ट टाइम जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसे हम रेड हेयरिंग कहते हैं, ठीक है. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई विज्ञापन, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग, किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी टाइप हो सकता है. वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, जो पब्लिक को ऑफर करता है कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदें, सब्सक्राइब करें, और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, हमारी कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है, उसके अंदर खरीदें, उसको इन्वेस्ट करें, शेयर्स बाय करें. तो ये जो एक एडवर्टाइजमेंट या नोटिस है जो पब्लिक को बताता है, इशू करता है, उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं. फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी. सेबी क्या चीज है, ये अभी हम आगे बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, जो हम हर कंपनीज की सिक्योरिटीज को कंट्रोल करती है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है कि कोई धांधलेबाजी, कोई गलत काम ना हो, तो उनको कंट्रोल करने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसे सेबी कहते हैं, ठीक है. अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या क्लॉज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज है, ठीक है, ये देखना है. एज पर सेक्शन 39 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and the amount payable on the application for the amount stated as a minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instruments. ये सिर्फ समझने के लिए ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट है जो प्रोस्पेक्टस में बताया जाएगा पब्लिक को. ये सपोज आपने जितने शेयर्स इशू करे हैं, जितने रुपीस के, उसका 90% मिनिमम चाहिए.
तो 90, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो अमाउंट अगर रिसीव हो जाएगा कंपनी को तभी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट करना पड़ता है। सेबी जो एक कंट्रोलर बॉडी है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी लिखा है ना, नियम बनाती है फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है। फॉर लिस्टेड कंपनीज प्रिस्क्राइब दैट कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब सेबी कहता है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर्स। यानी जितने शेयर्स इशू करे हैं कंपनी ने, सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं, तो 1 लाख रुपीस का 90% यानी 90,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आनी चाहिए। अगर उतना नहीं आता है तो वो शेयर्स कंपनी अलॉट नहीं कर सकती है। 10. In effect, unless 90% of the sum payable on application for shares issued to the public for subscription is received by the company, shares can not be allotted. जब तक कंपनी को एप्लीकेशन के ऊपर जो शेयर्स इशू करे हैं उसका 90% नहीं रिसीव हो जाता है, तब तक कोई कंपनी शेयर्स इशू या अलॉट नहीं कर सकती है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ये 2 लाइनें याद रखनी है, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड में अमाउंट नहीं आता है तो एप्लीकेशन मनी, जो पैसा आया है क्योंकि 90% से कम आया होगा, दैट शेड बी रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। तो वो पैसा हमें 15 दिन के अंदर वापस करना है, जो क्लोजर डेट के बाद। अब ये सारा जो प्रोसीजर है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उस टाइम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसे हिंदी में बोलते हैं आरंभिक खर्चे। यानी कंपनी अगर पैदा ही नहीं हुई है तो उसकी पैदा कब होगी, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगी। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी तो खर्चा हो रहा है, लोग आपस में मीटिंग करते हैं, पेपर वर्क तैयार करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस भरते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए वकील के पास जाते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे क्या हैं तो उस कंपनी के लिए, लेकिन ऐसी कंपनी के लिए जो अभी पैदा ही नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए पहले के खर्चे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी, जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किए गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस देना, लीगल एक्सपेंसेस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस एटसेट्रा। दीज एक्सपेंसेस में बी रिटर्न ऑफ। इन एक्सपेंसेस को हमें खत्म करना है, क्योंकि ये खर्चा कौन बेयर करेगा, आफ्टर ऑल करना तो कंपनी को पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये लाइन अभी आप बेटा याद रख लीजिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या चीज है, अभी हम बुक के लास्ट टॉपिक में ये चीज समझाई जाती है। ठीक है, फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये छोड़ दीजिए, और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर दे आर इनकर्ड। अब ये खर्चा जो है हमें कहाँ से पूरा करना है, एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या उस कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से पूरा करना होगा, जिसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि इसे राइट ऑफ कब किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, ये क्या है। तो इसके 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। अब अगला टॉपिक आता है कि एक कंपनी पब्लिक को जो शेयर्स इशू करती है, 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है। ये भी क्लास 11 का पार्ट है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जैसे अगर आप कोई चीज लेते हो, आप कहते हो मुझे चावल चाहिए,
तो बोलते हैं कि चावल में ये चावल है या ये वाले चावल है, कौन से दूं, ये बासमती हैं ये दूसरे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वैरायटी है ना। ऐसे ही कोई कंपनी जब पब्लिक से पैसा तो दोनों से ही आएगा, इक्विटी शेयर से भी पैसा आएगा पब्लिक से और प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से भी आएगा। ये अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है? 11th में किया था। बेसिक 3 डिफरेंस तो आपको पता है कि इक्विटी यानी सामान्य, प्रेफरेंस मतलब जिसे प्रेफरेंस मिल रही है। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस को, शेयर होल्डर्स को जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर देगी इक्विटी वालों को, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी के लिए कोई फिक्स रेट नहीं है। होगा तो ज्यादा भी मिल जाएगा, नहीं होगा तो कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, राइट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। फिर जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप के टाइम, पहले पैसा किसको वापस करेंगे? किन शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इस तरह से बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं जो उन लोगों को दी जाती हैं जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हें बाद में दी जाती हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम इनका डिफरेंस करते हैं। पहला है राइट टू डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो लिखा भी है इसके अंदर, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यहाँ लिखा है डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस। इसको इसके बाद मिलता है, ये लिखता है, ये इसको इससे पहले मिलता है, जो बात मैंने अभी बताई। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस के साथ फिक्स होता है, उसके नाम के आगे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन इसके साथ कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का जो रेट है फिक्स नहीं होता है। ये हर साल मीटिंग कंडक्ट होती है, एजीएम होती है, उसमें डायरेक्ट अनाउंस किया जाता है, प्रपोज किया जाता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है और कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। फिर आता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अगर किसी साल बिजनेस या कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती है तो उसके बारे में, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब इसके लिए आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आगे 2 तरह के हो सकते हैं, क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव लिखा है ना यहाँ पर, क्युमुलेटिव का मतलब है जुड़ता चला जाना। अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ना होने की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगले आने वाले सालों में उसे वो पे कर दिए जाएंगे, उनका डिविडेंड हर साल जुड़ता चला जाता है अगर वो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। लेकिन अगर वो क्युमुलेटिव नहीं है, नॉन क्युमुलेटिव होते हैं, तो अगर प्रॉफिट होता है तो दिया जाता है, नहीं होता है तो नहीं दिया जाता, लेकिन इक्विटी से पहले दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में एरियर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बाई चांस डिविडेंड नहीं दिया जाता है किसी साल, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड, तो इसे जोड़ा नहीं जाएगा टू बी पेड इन द कमिंग ईयर, और ना ही आने वाले सालों में उसे दिया जाएगा। आज है इस साल प्रॉफिट तो दे दो, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिडुअल ऑनर भी कहलाते हैं, मैंने आपको बता रखा है, बचा हुआ खाने वाले रेजिडुअल, ठीक है। अगला डिफरेंस आता है कन्वर्टेबिलिटी का। अब कन्वर्टेबिलिटी का मतलब बदलना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक निश्चित समय के बाद बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहे तो ना बदलें। इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी 2 तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा कोई कन्वर्टेबल वाला फीचर नहीं होता है। Preference shares may be converted to equity shares if the terms of issue so provide. ये तभी कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर ये बात इशू के टाइम कही गई होगी, ठीक है। तो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल 2 तरह के डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं।
तो जो बदल सकते हैं वो कन्वर्टेबल हैं, जो नहीं बदल सकते वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है। रिडम्पशन मतलब वापस, पैसा वापस। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा तो कंपनी बंद होने के टाइम वापस करती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा देखना पड़ता है कि वो अगर रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है यानी पैसा वापस किया जाएगा एक निश्चित समय के बाद, या वो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अगर तो वो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उनका पैसा कंपनी जब बंद होगी तभी वापस करेगी, लेकिन उस टाइम भी इक्विटी से पहले उनको देगी वापस, फिर इक्विटी को देगी। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रेडीमेबल हैं, रेडीमेबल का मतलब है वापस किए जाने वाले हैं, तो वो एक निश्चित समय के बाद वापस कर देती है कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, जिस डेट के लिए जितने के लिए वो इशू किए गए हैं। ठीक है। लेकिन कंपनी में बायबैक इट्स इक्विटी शेयर, अब ये बायबैक वाला जो कंसेप्ट है अभी ये आपके सिलेबस से हट गया है, ये नहीं आ सकता। आप इतना याद रखें कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वाइंड अप के टाइम वापस करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट। जब कभी कोई मीटिंग होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कभी कभी मिलता है, वो भी तब जब एट द टाइम ऑफ इशू उन्हें बता दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। ठीक है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पैसे की वापसी। ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब पैसा वापस करने की बारी आएगी कंपनी के बंद होने के टाइम, तो मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले वापस किया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उन्हें कोई राइट नहीं है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। थैंक यू। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।